दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का अनुस्वार मंच से आप सबके प्रति आभार, नमस्कार, अभिनंदन। आज की मुलाकात हो रही है मैडम अदिति भदौरिया से। कविताओं की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद बड़ी खामोश तरीके से प्रकाशन भी हुआ उनकी कविताओं का, और हमारे सामने वो, हमारे साथ में वो आज उपस्थित हैं। तो हम पड़ताल करते हैं उनके साथ साहित्य यात्रा की और पता करते हैं नई नई बातें जो अदिति जी ने छुपा के रखी हैं। स्वागत है अदिति जी। सबसे पहले अनुस्वार मंच के माध्यम से आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष आ सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हार्दिक अभिनंदन सबका जो सुन रहे हैं, और हार्दिक अभिनंदन उनका जो सुनने वाले हैं। तो पहला सवाल, जैसे वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, तो आज का पहला सवाल ये है आपके सामने। जी। साहित्य सृजन का या लिखने का जो शौक है वो कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई? कोई प्रेरणा स्रोत था, किसी ने गाइड किया? किस तरीके से आपके लिए यात्रा प्रारंभ हुई? सबसे पहले तो मेरे लिए सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मुझे अवसर मिला कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं। बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ सरस्वती का किन्हीं किन्हीं पर आशीर्वाद होता है। अगर सब सौभाग्यशाली होते तो बात ही क्या थी, लेकिन उन चंद सौभाग्यशालियों में से मैं हूं कि माता ने मुझ पर अपने आप आशीर्वाद दिया कि मैं कुछ अपनी लिख सकूं, कुछ अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं। जहां तक है प्रेरणा की बात, तो हाँ, मैं बेहद प्रतिष्ठित और बहुत लेखन के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाले परिवार से हूँ। मेरे पिताजी और डॉक्टर दिनेश जी और मेरे दादाजी डॉक्टर इंद्रजीत जी लेखन के प्रति श्रद्धा रखते थे। उनके लिए किताबें मात्र शब्द या कागज नहीं हुआ करती थी। सबको जान के हैरानी होगी कि हमारी बचपन की कॉपियां भी वो संभालते थे। उनके लिए ये नहीं होता था कि जैसे हर साल आए नई कक्षा में जा रहे हैं तो हम कॉपी किसी को दे। हम पढ़ने के लिए देते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने उन्हें कभी बेचा हो। मैंने ये देखा ही नहीं अपने परिवार में। हमारे लिए लेखन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एक ऐसी विधा थी जिससे हमें लिखना ही नहीं सीखा, बल्कि खुद को समझने का, सामाजिक पर्यावरण जानने का अवसर मिलता था। हमारा परिवार का परिवेश ऐसा था कि हम जब बात भी करते थे तो समसामयिक विषयों पे भी बात करते थे। हम अपना समय जो ज्यादातर था पढ़ने में, हमें जन्मदिन पे किताबें दी जाती थी। तो ये धीरे धीरे ये जो चलन था वो आज मैंने अपने बच्चों में रखा हुआ है कि उनको किताबें दूं, ताकि जो वो मित्र बन सकती हैं वो और कोई मित्र बन नहीं सकता। तो वैसा धीरे मित्र धीरे नहीं बन रुझान होने, हाँ, धीरे धीरे रुझान होने लगा। कभी एक पंक्ति जो बचपन में लिखी होती है, अब हम सब जानते हैं कि बचपन में कैसा लिखा जाता है, तो कभी एक पंक्ति, फिर उस पर बात करना, फिर उसके बारे में विचार करना। तो ये हमारे पारिवारिक परिवेश ही ऐसा था कि मेरा रुझान लेखन की ओर बढ़ा, और सौभाग्य से माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी धीरे धीरे मिलता गया। तो पहली रचना आपकी क्या थी, कविता या कहानी? नहीं, पहली मेरी विधा थी कहानी। मैंने अपने पापा को कहानी लिख के दी, तो तब इतना नहीं पता था कि पहले शीर्षक दिया जाता है फिर कहानी लिखी जाती है। मैंने कहानी लिख दी और मैंने अपने पापा को दी। तो पापा बोले शीर्षक? मैंने कहा वो शीर्षक कैसे चुनते हैं, मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। तो उसके बाद मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। तो मैंने जब कहानी लिख के उनको दी, बोले कि मैं देता हूँ शीर्षक। तब तक वो हमारे साथ रहे, तब तक मेरी हर कहानी का शीर्षक उन्होंने दिया, और मेरी पहली कहानी का शीर्षक था शिलालेख। शिलालेख जी। क्या क्या थीम, क्या थी? ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो कि न सुन सकता है न बोल सकता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था अपनी आंखों से।
जी। तो जब वो नहीं रहता तो उसको जब दफनाया जाता है तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये सिर्फ मानवीय शरीर नहीं था बल्कि एक शिलालेख था। ओ, अच्छा। तो क्या हुआ फिर अंत में? अंत में धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं हम धीरे धीरे लेकिन ये जरूर मैंने सीखा था उनसे। उन्होंने कहा था कि छपने की जल्दी मत करना, अगर तुम्हें छपने की जल्दी हो जाएगी तो लेखन से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा। हट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मेरा पहला संग्रह था सांझा संकलन था। ये जी। दिल्ली से निकला था अरविंद तिवारी जी के संपादन के नीचे। मन में बसा आकाश, इसमें मेरी 2 कहानियां थी। उसके बाद लगभग 14 साल का मैंने गैप लिया। पहले पढ़ा, खूब पढ़ा। 14 साल का गैप? जी। उसके फिर मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर ललित लालित्य जी से, जो एनबीटी के डायरेक्टर हैं। जी जी जी। उनके साथ, उनके सानिध्य में भी मुझे सीखने को मिला। फिर उन्होंने मुझे सुषमा जी से मिलवाया और तभी मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया कि हाँ थोड़ा सा मिलूं, थोड़ा लिखूं, ज्यादा पढ़ूं। उसके जी 3 वर्ष के पूरे मेहनत से एक काव्य संग्रह फिर मैंने पहली बार निकाला है इस वर्ष, पिछले वर्ष। हम्म। तो बड़ा लगभग हाँ, मुझे छपने की कोई जल्दी नहीं रहती है, बड़ा या मैं ये नहीं दमदार है। चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आए कुछ भी। मैंने कहा बड़ा दमदार है। धन्यवाद अच्छी चीज सर। लिखे हैं, अपने गीत अच्छे लिखे हैं। हम चाहेंगे कि उनमें से कुछ सुनाएं आप। जी जरूर। भाग्य। अ, हर स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है जब वो माँ बनती है। जी। तो वो बच्चा क्या सोचता होगा या उस बच्चे के आने के समय माँ ने क्या सोचा होगा, उस पर अब काफी सारा बाद में आए, बाद भावनाएं आती हैं। तो में। उन आपको भावनाओं को खाना नहीं भेजना? थोड़ा सा शब्दों में मैंने उकेरने की कोशिश की है जी कि बच्चा उस वक्त अपनी माँ की जो सांसें महसूस करता है जी वो जी। कैसा है। मेरी नन्ही नन्ही सांसों से दिल तेरा धड़कता है, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, हर पल ये मुझसे कहता है। तू सपने सजोले आज मेरे, मैं आने वाला तेरा कल हूँ, जो जिएगा तेरी हर उम्मीद, मैं तेरा वो सुहाना पल हूँ। सुहाना पल। हर पल मैं दस्तक देता हूँ, तू पहचान मेरी ज़बां को अब, जब मैं थामूंगा हाथ तेरे, सतरंगी सपने उड़ान भरेंगे तब। वाह। एक माँ और बच्चे का जो कनेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होता है कि सिर्फ माँ ही सपने नहीं देखती, बच्चा भी देखता है कि एक अभी नई देखता है, जीवन को बिल्कुल उसको ठीक है। कैसे लेना है। और बचपन में तो बोलता नहीं, लेकिन सपना देख देख करके खुश होता रहता है, सोते हाँ, हुए भी लगता है। बिल्कुल। और सुनाइए ना। प्रेम को मेरे जीवन में बहुत महत्व है। तो आप अपने जिनसे प्रेम में हैं, क्या उन्हें सिर्फ प्रेम के रूप में ही देखते हैं या अपने जीवन के एक स्वरूप भी देखते हैं? इस कविता का शीर्षक है खेवनहार। जी। आ जाओ कि हर पल में तुम हो और ये हर पल तुम्हारा है, छू लो इन सांसों को कि जीवन में ये एक नया सवेरा है। मैं थामूं और जी लूं तुमको कि तुम ही तो मेरा जीवन हो, मैं जानू तुझ में भी मैं हूं और तुम मेरा सवेरा हो। उठो की आशा की किरणों ने चेहरा तेरा रोशन है किया, जी लो अपने हर पल को कि तुमने जीवन को मदिरा पान किया। जीवन मेरी नैया है और तुम इसके खेवनहार हुए, तुमने अपनाया मुझको और तुम मेरे सरताज हुए। क्या बात लिखी आपने, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद सर। मेरे आपने पिताजी का नाम आपने इस संकलन का नाम खामोशी से क्यों जोड़ा? सर, शब्द अगर सब कुछ कह पाते तो इस दुनिया का ये हाल तो नहीं होता जो है। खामोशियों को जो समझ ले, खामोशियों की जो आवाज को समझ ले, उसकी गूंज को समझ ले, तो समझिए कि वो आपका अपना है। मेरा काव्य संग्रह सबके लिए नहीं है, बस उनके लिए है जो खामोशियों को पहचानते हैं, जिनके लिए खामोशियां महत्वपूर्ण है ज्यादातर शब्दों से। लेकिन आपकी इस उम्र में खामोशियां कहाँ से आ गई?
सर मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरा सर्कल कम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ शायद वो दस्तक दे सामने वाले को, मेरी खामोशी के शब्द उन तक पहुंचे। इस बस यही मेरा होता है। ये काव्य संग्रह के लिए जो मैंने सोचा था वैसा ही आशीष मिल रहे हैं मुझे। दूसरी चीज ये कि आपने काव्य विधा को ही क्यों चुना? सर कहानी लेखन था मेरा प्रिय विधा, लेकिन कहानी जो है सर वो आपकी भावना को व्यक्त तो करती है, लेकिन मन की गहराइयों में कविता ही पहुंच पाती है। मन की गहराई आप जो कम शब्दों में कहना चाहते हैं उसमें कविता ही आपकी मदद करती है कि क्या हर क्षण को हम महसूस कर सकते कहानी में? आपके नहीं, हिसाब लेकिन से? कविताओं के हर पल को हम महसूस कर सकते, हर शब्द को महसूस कर सकते हैं। ठीक बात है, बहुत सराहनीय जवाब है आपका। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको कविता छंद वाली पसंद है या बिना छंद वाली? अभी तो मैं नवीन रचनाकार हूँ, अभी तो मैं दोनों छंद सीख ही रही हूँ। फिर भी गेयता के बिना प्रति छंद आपका वाली झुकाव सर, कैसे कितना रहता बिना छंद वाली पसंद है, क्योंकि छंद में फिर हम दब जाते हैं कि अच्छा ऐसे ही लिखना है वरना इसकी लय बिगड़ जाएगी। है? तो उसमें गेयता का कितना ख्याल रखते हैं आप? गयता के पहले तो मैं भावों को ऐसे लेती हूँ कि जैसे मेरा पहला शब्द आए तो पाठक को ये लगना चाहिए कि शब्द उसके हैं, सिर्फ लिखा मैंने है। सरल शब्दों का प्रयोग करे तभी वो पाठकों तक पहुंच पाएगा। बात एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम अगर आपकी किताब या आपकी किसी भी रचना को पढ़ने के लिए किसी को डिक्शनरी यूज करनी पड़े या उसे लगे कि नहीं ये थोड़ा सा आप देखिए या गूगल कर लेते हैं, वही आप समझिए कि आपने पाठक से अपने आप को दूर कर लिया। आम बोलचाल को इस्तेमाल कीजिए ताकि वो समझे कि आप क्या कहना चाह रहे हो, अरे ये तो मेरी बात थी जो कि लेखक ने लिखी। सामाजिक परिवेश में जो विसंगतियां दिखती हैं, जो दुख के करुणा के सवाल खड़े होते हैं जगह जगह पर, पारिवारिक, व्यक्तिगत, अध्यावसायिक, इन चीजों में से किसी किसी चीज को आपने टच किया है? कैसे इसको आप अपने कविता में लेती हैं? मुझे लगता है कि सामाजिक परिवेश ही हमारी बाकी परिवेश को छूता है। जब तक हम अपने आसपास के परिवेश को नहीं छू पाएंगे तब तक हम कविता या कोई भी विधा को नहीं छू पाएंगे। जब मुझसे ये पहले किसी ने कहा कि अरे ये तो पुरानी बहुत बार लिखा जा चुका है इन विषयों पे, ये कुछ एक विषय कविताओं के ऐसे भी बहुत बार लिखा जा चुका है, तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या वो उन विषयों पर हल हो चुका? क्या वो जो परेशानियां थी या जो सामाजिक विकृतियां थी क्या दूर हो गई? अगर दूर नहीं हुई तो पहले की विकृतियों के समय में और आज की विकृतियों समय में अगर वो हल ही नहीं हुई है तो आज भी वो है हमारा पास, तो उन्हें हल का तब तक नया विषय लाइए जब तक कि पुराना विषय आपका पूरा हल के साथ आपके समक्ष ना खड़ा हो जाए। जब हल ही नहीं हम दे पा रहे हैं तो विषय तो वही है, सिर्फ समय बदला है। लेकिन एक बिंदु आप ध्यान दीजिएगा, आपकी कविताओं में फर्स्ट पर्सन ज्यादा है। हाँ सर, और फर्स्ट क्योंकि पर्सन ज्यादा होने से वो कविताओं में निजता आ जाती है, वो निजता का सार्वभौमिक संपर्क नहीं कर पाते। सर अगर मेरी कविताओं को कुछ एक अंश अब अगर पाठक पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि निजता का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि सिर्फ उसमें मैं निजी नहीं हूँ, उसमें संजीव जी भी निजी हैं, उसमें जो पाठक है वो भी निजी है। जब वो सिर्फ अदिति सिंह भदौरिया का नाम हटाकर उस कविता को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये मैं। मीरा के प्रेम के जब बात आएगी तो ये प्रेम तो कभी किसी ने भी किया होगा, किसी से भी किया होगा। हाँ, हम कई बार अपने प्रेम का प्रचार नहीं कर पाते, बता नहीं पाते प्रचार नहीं, या प्रेम का प्रचार नहीं होता, प्रेम का इजहार होता है। इजहार नहीं कर पाते या ये नहीं कह पाते कि हाँ हम किसी एक विषय से ही प्रेम करते हैं या व्यक्ति से प्रेम करते हैं, या हमें कोई पारिवारिक ऐसा परिवेश मिला है जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम मिला हो, लेकिन क्या वो सच में सबको मिलता है? जैसे दस्तक जो मैंने लिखी है मेरे पिताजी के ऊपर, उस पे साफ है कि हर एक ने कभी ना कभी किसी ना किसी अपने को खोया होगा, तो वो जो दर्द है वो सबने महसूस किया होगा। लेकिन कई बार हमें शब्द मिलते हैं प्रकट करने के या कई बार नहीं मिलते। निजता को मैंने सिर्फ अपने निजी नहीं रखा,
मैंने पाठकों को निजता में लाने की कोशिश की है। एक फर्क है, आपने जी निजता पर कविताएं लिखी हैं, निजता के फॉर्मेट में कविताएं लिखी हैं, तो इस थीम का या इस अप्रोच का जिक्र आपको अपने भूमिका में करना चाहिए, जो कि मिसिंग है। इसलिए अगली किताब के समय ध्यान रखें, या इस किताब का जो द्वितीय संस्करण जब प्रिंट हो तो उसमें आप इस चीज को स्पष्ट कीजिए कि कविताएं जो ना वो निजता के ऊपर, निजता पर क्यों लिखी गई, इसलिए क्योंकि हर आदमी उसमें परकाया प्रवेश करके अपने अपने ऊपर उस कविता को समझे, इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मैं मानूंगी, इसीलिए मैंने प्रथम संग्रह लेकर आई हूँ, ताकि उसमें जो भी रह गया है तो वो द्वितीय संकलन में जरूर उसका पूरा हो पाए। आमुख में लास्ट बट वन पैरा में जोड़िए ये चीज। ये उल्लेखनीय है कि कविताओं में कुछ ऐसे अभिव्यक्तियां भी हैं जो निजता पर आधारित हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि निजता पर आधारित हैं तो, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि पाठक परकाया प्रवेश करके उसको अपने साथ जोड़ करके महसूस करना पसंद करेंगे। इस तरीके की चीज लिखेंगे तो आपकी निजता वहां पर सार्वभौमिकता के साथ जुड़ जाएगी। वही होता है, हम जैसे नवीन रचनाकार जो होते हैं वो हमेशा हर पल सीखते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे सीखा, तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा कि मेरे दूसरे संकलन जो आशा करती हूँ जल्दी आए, उसमें ये हम जरूर इसे मिलाएं। जल्दी आप एक रेशियो बनाइए ना, एक दिन में एक कविता लिखनी है। हाँ सर, मैं अभी तो कहानी संग्रह पे काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, जो भी कहानी संग्रह पे काम कर रहे हैं तो कहानी संग्रह पे दिन के 2 घंटे इस काम के लिए होने चाहिए। सर वो मेरे रहते ही हैं, क्योंकि मेरे साथ क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे हर स्त्री हर पुरुष के ऊपर भी होती हैं, मैं ये स्त्री पुरुष की बात नहीं करी। कोरोना काल में हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई हैं, और ये मेरे लिए सिर्फ एक लिखना एक पैशन नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक पूजा की तरह है, जो मुझे करना ही है, तो चाहे किसी भी भाव में करूं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि पूजा षोडशोपचार भी होती है, बिल्कुल वो होता है, अष्टोपचार भी होते हैं। शायद इसी कारण, मेरे समय के कारण ही मैं कई जगह पे चूक जाती हूँ जुड़ना, जहाँ मैं ध्यान से सुनिए, पूजा संपूर्ण वही मानी जाती है जो षोडशोपचार होती है, यानी 16 प्रकार से पूजा की जाती है। तो 16 मिनट तो देनी चाहिए आपको कम से कम रोज। नहीं सर, वो तो मैं समय मेरा रहता ही है। कविता 16 मिनट में लिख जाती हूँ आराम से। ये तो मैं कई बार, क्या होता है, कई बार हम सो गए, बच्चे सो गए और मैं भी सोने के मूड में ही हूँ, तभी मेरा ध्यान आ जाता कि अरे ये तो दिमाग में एक आ गया, चलो अभी लिख लो, तो एक कॉपी और पेन हमेशा मेरे तकिए के पास पड़ा रहता है, क्योंकि विचार जो है वो कब आपको साथ छोड़ देंगे पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलता। और विचारों को का ही सारा महत्व है आपकी लेखनी में, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य। अब आप उपन्यास लिख रही हैं या कहानियां का संकलन है? सर उपन्यास मेरा एक पूरा हो चुका है, लेकिन अभी मैंने उसे रखा है कि पहले कहानी संग्रह आए, उसके बाद उपन्यास पर आए। नहीं, उपन्यास को छपवाई है, ये मत सोचिए कि पहले ये आया फिर वो आया। सर कहानी संग्रह की जो कहानियां हैं उस पर अभी मेरा पूरा केंद्रित आराम से करिए ना, उसको बाद में रखिएगा, उपन्यास छपने दीजिए। उपन्यास को मैंने काफी समय पहले पूरा कर लिया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पूरा एक बार और दोबारा पढ़ूं। हाँ, वही उसकी एक रीडिंग पूरा कीजिए बड़े ध्यान के साथ में, एक पाठक के तौर पर। बस जो करेक्शंस लगे वो करेक्शंस लगा कर उसको जय श्री राम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब वही है कि अब जल्दी से जल्दी ऐसा होता है कि जब कभी भी आप किसी चीज को संचित करके रखेंगे, हाँ, तो उसकी जो गतिशीलता है, डायनामिज्म है, वो उस डायनामिज्म से परे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आज आप सोच रहे हैं कोरोना पे लिखना है, लेकिन 5 साल बाद तो कोरोना नहीं है, हाँ, तब तक जो है ना कुछ और हो जाएगा, तो कोरोना के जो संदर्भ है वो बदल जाएंगे, तो उपन्यास बेकार भी हो सकता है अगर कुछ ऐसे संदर्भ लिए हैं आपने, तो इसलिए रोक मत, हाँ उसको पॉलिश करके उसको छापने के लिए भेजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगला यही मेरा कदम होगा कि जैसे जैसे कदम बढ़ते जाए, छपने के बाद जब जोश आता है तो दूसरी किताब के साथ उस जोश को जोड़ लेना चाहिए, ताकि दूसरी किताब पहली किताब हाँ बिल्कुल वही होता है सर। असल में क्या होता है कि समय की बाध्यताएं होती हैं हम पर, कि हमें एक कितना समय, क्योंकि मेरे तो दोनों बच्चे बहुत ही छोटे हैं, तो मेरा पहली प्राथमिकता ये रहती है कि इनके बाद ही मैं वो समय कर पाऊं। इसका तो देखो ऐसा होता है, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए।
हम मैं जब आपकी इस पढ़ते थे, बात को हम पढ़ते बिल्कुल थे, मानती हूँ। जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, जब सब सो जाते थे तब 1 घंटा पढ़ लेते थे। वो 1 घंटा जो रात का पढ़ाई का होता था वो दिन भर के 12 घंटों के बराबर होता था। हाँ, आज बिल्कुल। भी आज भी डिनर के बाद हम कम से कम 1-2 घंटे जरूर लिखते पढ़ते हैं, क्योंकि सब सो जाते एक्चुअली हैं। जिसको ये लगन लग जाती है ना लिखने और पढ़ने की, वो बाकी सब चीजों को गौण मानने लगता है, और ये होता ही है, ठीक है। और ये है ही। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि शाम को 6-7 बजे आप थका महसूस करते हैं, हम्म। तो आप थोड़ा सा वर्जिश कर लीजिए, और वर्जिश करने के बाद अपना खाना खाना का काम कीजिए, सबको खिलाइए पिलाइए, और उसके बाद में अपने टाइम क्लॉक को बोलिए कि मैं 1 घंटे के लिए सोना है, फिर जगा देना मुझे। तो वो 1 घंटे आप आराम से गहरी नींद सुला देगी, और उसके बाद में आपको जगा देगी 1 घंटे बाद। बिल्कुल। फिर सब सोए हुए हैं, आप भी नैप ले लिए, तो थकान दूर हो गई, फिर 1-2 घंटे जितनी देर मन करे लिख लीजिए। मुझे तो लग रहा है आज लाइफ कोचिंग हो रही है। इस तरीके से, क्योंकि जब आप तारतम्य तोड़ेंगे किसी हाँ। उपन्यास में या कहानी में, तो गैप होने के बाद 2 परेशानियां होती हैं। पहली चीज तो हाँ। ये कि जो कथानक का सिंथेसिस है वो बदल सकता है, हाँ। और दूसरा जो जिस भाषा और भाव को आप लेके चल रहे थे उसमें गलतियां आ सकती हैं, या वो कठिन या और सरल हो सकती हैं। हाँ। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। में क्या होगा कि उपन्यास स्पष्ट शो करेगा कि ये अलग है और ये अलग है, ये हम्म। सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो पहला सवाल ये पूछा जाता है, कौन सा सेक्शन आपने लिखा, कौन सा किसी से लिखवाया। ये चलिए, अभी तक तो इतनी कृपा रही कि किसी का लिखने में सहयोग नहीं लेना पड़ा, और महादेव करे कभी ऐसा नहीं आए समय। जो है वो आपके अपने विचार, अपनी अपनी कलम हो, इसीलिए तो ही इसीलिए बेहतर होगा। शब्द है तारतम्यता। हम्म। तो आपके लेखन में तारतम्यता बनी रहना चाहिए, किसी चीज को पेंडिंग बस। करके टाल के ऊपर नहीं रखते। ये भी जरूरी है। असल में क्या होता है सर, कि हम जब पहली किताब निकालते हैं, जैसे मेरे जैसे नवीन रचनाकार खासकर, तो उनको ये लगता है कि पहली किताब निकली है, अब दूसरे पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद हम किसी और चीजों पे ध्यान दें। लेकिन जीवन में ना सिर्फ जैसे एक ही क्यों चीज नहीं निकलता होती है? हमारे पास। वो पंजाबी में हाँ। पंजाबी में एक कहावत है, अंधे ते अंधे पप्पे, जानदे है। ते जानदे पप्पे। तो अगर कोई विचार आता है तो उसको आने दो, मौका आता है हाँ। लिखने का तो उसे आने दो, और दिमाग पलट जाता है तो जाने दो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 प्रोजेक्ट एक साथ रखता हूँ। हाँ। मतलब 3 जो है नोटबुक्स मेरे साथ रहती हैं, एक कविता की, एक अदर देन कविता की, और एक कुछ और संकलन या रीडेबिलिटीज के लिए। जिस टाइम मूड हुआ कविता का तो कविता वाले उठा के लिख दिया, जिस टाइम मूड हुआ कहानी का तो कहानी वाला लिख दिया। तो इस तरीके से ये क्या होता ही है। ये सच में होता है कि भाव आते हैं तो आपको वो बहा के लेके जाते हैं कि आप कलम पकड़ ही लेते हैं। करेक्ट। तो इसलिए इस और तरीके ये जीवन का ना एक भाग सा बन जाता है। जैसे अगर हम बैठे हैं, जैसे मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, उसमें भी मेरे मन में विचार आ जाएंगे कि या इस बात पे भी कुछ लिखा जा सकता है। एक और विकल्प आपको बताता हूँ। दूसरा विकल्प ये जी। होता है कि शाम को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सो जाइए, काम हम्म। सबको खिला पिला के बच्चों को सुला के सो जाइए, रात को 4 बजे के बाद उठ जाइए। हाँ। 1-2 घंटे 1.5 घंटे लिखिए, नींद आने लगे तो फिर सो जाइए। हाँ, वो असल में कई सबसे बार क्या प्यारा होता है, टाइम मैं होता है। 4 बजे से 6 बजे तक लिखता हूँ, हाँ। के बाद में रजाई ओढ़ी और सो गए, 7 बजे फिर उठे, 1 घंटे की नैप बढ़िया हो गई, जो कमी बेसी थी पूरी हो गई, जो थकान आई थी दिमाग में वो भी ठीक हो गई। तो कई विकल्प या हैं, लेकिन असली उद्देश्य क्या है? लिखना। लिखते रहिए। असली उद्देश्य है लिखते रहिए, और अपने अपने आप को पढ़ने में भी लगाइए, ताकि और लिखना आपका संवर सके। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप जब पढ़ेंगे तक नहीं। हम पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे। जब हम लेखक होके किसी और की पुस्तक से खुद को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे उम्मीद करें कि हमारी पुस्तक से पाठक कनेक्ट हो सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि जो आप प्रोड्यूस कर रही हैं, लिख रही हम्म। हैं, जो समाज में भेज रही हैं, वो एक फैशन ड्रेस है, हम्म। फैशन ड्रेस होता है। तो फैशन ड्रेस
को जारा से जोड़िए। जारा जानते हैं? जारा जानते हैं? जारा के शोरूम्स होते हैं, हाँ, वो ब्रांड। ब्रांड। तो जारा ब्रांड में क्या होता है कि डेली अपडेशन होता है फैशन डिजाइन्स का, और 15 दिन से ज्यादा कोई भी मॉडल या कोई भी सैंपल विंडो में, डिस्प्ले विंडो में नहीं रखा जाता। 15 दिन बाद बदल दिया जाए। हाँ, तो आप अपने पढ़ाई ऐसी करिए कि आपको 15 दिन में कम से कम एक किताब आप समाप्त कर लें, बिल्कुल। कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में दूसरी किताब आगे फिर प्रारंभ कर सकें। तो आपका जो मटेरियल है दिमाग में वो अपडेटेड रहेगा। हाँ, नहीं तो वही पुराना चल रहा है, किसी ने कुछ बात करी तो नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं, चलो देख के बताऊंगी। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। फैशन के साथ चलें। बिल्कुल फैशन के साथ चले। और मेरा तो अगर ये निवेदन भी है सबसे, जितने भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं या जो सुनेंगे, अपने पारिवारिक माहौल को, आज के पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा बदलने का भी समय आ चुका है, जो लेखकों के लिए भी जरूरी है और पाठकों के लिए भी। किताबों को घर का एक महत्वपूर्ण अंग बनाइए, तभी आप ये समझ पाएंगे तो कि जब हाँ। आप ग्रोसरी के दुकान पे जाते हो, हाँ, तो उसी दिन या उसके अगले दिन एक पैसा फिक्स कर लो कि 500 रुपए 200 रुपए खर्च हाँ, करने हैं मुझे किताबों पर और मैगजीन्स पर बिल्कुल। हर जैसे महीने। कि आपके जो आप करोगे, जैसे ये हमारे बच्चे पुराने बड़े कहते थे कि बच्चे नहीं, जो आप करोगे वो बच्चे अपने आप सीखेंगे। तो ये मैंने देखा है, मेरे घर में किताबों का, पढ़ाई का ही महत्व है और माहौल है। तो आज भी मेरे बच्चे मोबाइल से ज्यादा किताबों पर अपने आप को रखते हैं। तो मेरा निवेदन है सबसे कि किताबों को अपना साथी बनाइए और अपने बच्चों का साथी बनाइए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप ज्यादा लिखते हैं तो लगता है इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन लिखिए। कई बार क्या देखिए, होता है एक तो जो आप सब जगह भागने की कोई जरूरत नहीं होती कि हमें हर विधा आनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसका कोई जरूरी नहीं। आप जिस विधा में आपको लगता है कि बस इसमें सरलता से अपने आप को ढाल सकते हैं, बस उसी देखो, विधा को अब पकड़िए। देखिए, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने कुल 4 कहानियां लिखी थी, हम्म। लेकिन अमर कहानीकार हो गए। हाँ। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपने सही ट्रीटमेंट किया है सब्जेक्ट का, किताब आई है और लोगों के बीच में गई है, तो उसके परिणाम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि आपकी किताब पहले दिन ही सब कुछ हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल पह- बिल्कुल। पहले दिन तो तुलसी की रामचरितमानस भी नहीं हुई थी, उसको भी तो लोगों ने जलाया, उखाड़ा, फेंका, चुराया, और बड़े तंगहाल समय में जीते रहे तुलसी जी। लेकिन आज घर घर की पहचान है। हाँ, तो जिस अपने, किताब में मुझे लगता है अपना काम कीजिए, अपना बस विनम्रता से काम कीजिए। जो आपके भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता, और नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल तो ये है। शांति, जब तक आपके ये नहीं होगा कि हाँ हमने अपना काम कर दिया, निर्वाह कर दिया अपने काम का, बाकी सब कर्म और समय पर छोड़ दीजिए। ज्यादा भागेंगे कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ जाएंगे, जो आपका है वो आप ही का रहेगा। देखिए, साहित्यकारों को समझना चाहिए कि सम्मान, पुरस्कार, हाँ, मिशन तितली की तरह है। जितना उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो उड़ती जाएगी, और जब आप एक जगह खड़े हो जाओगे तो आकर के आपके कंधे पे बैठ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरे साथ तो दिक्कत ही यही वाली है कि मैं 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सम्मानीय ग्रुप से जुड़ी हूँ, लेकिन समय नहीं दे पाती। तो सबको लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं दे पाती, जबकि बात ये है कि कई बार पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होती है कि हम नहीं चाह के भी समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देना नहीं चाहते, बस दे नहीं पाते हैं। और देना नहीं चाहते में अंतर थोड़ा सा सामने वाला भी समझ लेगा तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये जो लेखक आजकल बहुत सारा लिख रहे हैं, आपका क्या विचार है? पाठक तो जुड़ नहीं पा रहे हैं इतने सारे लेखन के साथ। सर, एक्चुअली अगर हम हर विधा में लिखेंगे तो फिर शायद लेखक भी खुद से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि दिमाग में वही रहता है कि ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, इस तरफ भी जाना है। जब तक हम खुद के अंदर शांति नहीं ढूंढेंगे ना कि हमें एक्चुअली करना क्या है,
तब तक हम जब खुद से ही नहीं जुड़ पा रहे, हम कैसे उम्मीद करें कि पाठक जो हमें जानता नहीं है वो हमसे जुड़े। जब हर एक मेरे पिताजी एक बात कहते थे, जो सबका होता है वो फिर किसी का नहीं हो पाता। सब विधाओं में जब सब नाव में हमें सवारी करनी है तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी नाव में बैठ के हमें अब वो रास्ता तय करना है। सही बात है। तो नाव एक बना लीजिए और उसी में अपना धीरे धीरे आहुति, ये आहुति डालने जैसा है कि धीरे धीरे आहुति डालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन एक जल्दबाजी से समस्या है, कुछ नहीं होता। एक समस्या है, यदि आप समग्र साहित्यकार बनना चाहते हैं तो आपके लिए मुसीबत है कि आप एक ही भाषा में लिखें, एक ही विधा में लिखेंगे तो समग्र साहित्यकार कैसे बनेंगे, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं। सर ये जरूरी नहीं है कि सब लोग कपिल देवी बने। शिवाजी सावंत जी ने 2 नॉवेल्स लिखी अपनी, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। अपने अंदर ढूंढिए कि हमें करना क्या है, किस विधा में जाना है। पहले उस विधा की साधना तो पूरी कर लीजिए, फिर बाकी विधाएं तो शाश्वत है। एक में थोड़ा सा अपना समय दीजिए, अपने आप दूसरी विधा आपको विधाएं अपना लेती हैं। बहुत सुंदर। आपको कुछ नहीं भागना पड़ता। आप ये बताइए कि लिखने के अलावा आपके और शौक क्या हैं, हॉबीज क्या क्या हैं? सर मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरा घर संवारना, घर संभालना, यही मेरी शौक है। मैं ज्यादा बाहर नहीं घूम सकती, बहुत ज्यादा कहीं जा नहीं सकती। मुझे लगता है कि जो समय मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को दूं, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। तो मेरा सर एकाग्रता रहती है, घर, बच्चे, मेरा लेखन, बस ये मेरा सीमित है और मैं इसमें खुश हूँ। मुझे बहुत कहीं जाने का, बहुत कहीं मिलने जुलने का कोई ऐसा नहीं है कि इस मंच पे भी जाना है, उस मंच पे भी जाना। मैं थोड़ा घबराती हूँ, इसलिए घबराती मतलब इसलिए कि मंच से घबराती हूँ। मुझे खुद को बांटना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सहजता से सब बोलेगा, जो समय की मांग है। अभी समय की मांग मेरा घर, मेरे बच्चे हैं। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मंच तो है ही। नहीं, ऐसा है कि गतिशीलता लाइफ में बनी रहनी चाहिए। हाँ, मेरी बनी हुई है, घर, बच्चे, लेखन बाकी सब और ठीक। 2-4 लोगों से मेरी होती रहती है बातचीत। लेकिन ये है कि जब हम बहुत वही बात, फिर वही आ जाती, फिर हम भागेंगे, कहीं नहीं रुक पाएंगे, फिर हमें भागने की आदत पड़ जाएगी सर। एक हाँ, रुकावट, एक रोक आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आप ही ला सकते हैं। देखिए ये आप, कोई और आपको तो उपहार कोई में नहीं नहीं दे सकता देता। क्योंकि साधना तो स्वयं करनी पड़ती है। बस बस बस, तो और जब मेरा तक ऐसा कुछ साहित्य नहीं को, कि एक किताब आई तो मैं पता नहीं पद्मश्री ले लूं या ज्ञानपीठ हो जाए, ऐसा जब कुछ नहीं है तक मेरे अंदर। जब तक लोगों को साधना करना नहीं आएगा तब तक वो साधक के प्रति उदासीन ही रहेंगे या पक्के नहीं होंगे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि जो इतने सारे सम्मान पत्र या ये हो रहे हैं, ये सर एक दौड़ है जो आपको अपने पीछे लगा देगी, फिर आप लेखन से छूट जाओगे। और क्योंकि आपका पूरा फोकस ये रहेगा कि उस मंच पे मुझे जाना है तो ये सम्मान मिलेगा, इस मंच पे जाना है तो सम्मान मिलेगा। नहीं अदिति, आप ये भागने में लग ये जाएंगे सर। आदिकाल से चल रहा है। सर आजकल देखिए, मैं आज की सुनिए हूँ सुनिए तो सुनिए, मैं आज के कहानी समय की सुना रहा हूँ कहना आपको, चाहूंगी। कथा सुना रहा हूँ। एक बार ये तय होना था कि प्रथम पूज्य कौन होगा, गणेश जी और कार्तिकेय जी में से। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात जो दुनिया धरती का चक्कर लगा के आएगा पहले, वो श्रेष्ठ होगा। हम्म। तो कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेके उड़ लिए चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी ने क्या किया, अपने मम्मी पापा का चक्कर लगा लिया। बस बोला हमारी दुनिया तो यही है, ये मान लिया गया। तो क्या जीता, परिक्रमा। और क्या एकाग्रता, हारा, क्या हारा, दौड़। पराक्रम। इसीलिए तब से अपने देश में पराक्रम हमेशा हारता है और परिक्रमा हमेशा जीतती है। मेरा तो सर देखिए, सबसे निवेदन है, नवीन रचनाकारों से भी और जो बड़े हमें रास्ता दिखाते हैं उनसे तो हम सीखते ही हैं। जितना जितना हम खुद को बांधेंगे ना कि हाँ अभी ये समय है, तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट हमें खुद तय करनी है। ठीक बात है। समय आपको ढूंढ लेता है, लेखन आपका छुपा नहीं है, वो आपको छुपने देगा ही नहीं सर। किताबें शाश्वत होती हैं, मेरे जाने के बाद भी आपको खामोशियों की गूंज दिख जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आप एक किताब लेके सब जगह भागोगे ना, तो आपको अवॉइड कर देंगे कि क्या भैया यही लेके कर रही हो। तो आपका सम्मान आपके हाथ में है, आप स्थिरता से रखिए।
जो आपका है वो कभी कहीं नहीं जाएगा, बस आपको स्थिर होने की आवश्यकता है। तो इसी शब्द को वापस आपको देता हूं कि स्थिरता की जरूरत है, और थीम बेस्ड संकलन बनाइए। बिल्कुल। कहीं मेरा अगला आध्यात्मिक, कहानी संग्रह के लिए भी हम ऐसे ही मिलेंगे। कहाँ आध्यात्मिकता दिखाई पड़ती है तो कहीं पर निजता दिखाई पड़ती है। इन चीजों को थोड़ा संतुलित रखिएगा अगले वाले कार्य में। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी संग्रह में आपको यही लगेगा कि एक नई अदिति आई है वेरी जो कि नाइस, नया तोहफा लाई है, जो आप ही के शब्द है, सिर्फ कलम मेरी होगी। वेरी गुड, थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने साथी लेखकों के लिए या रचनाकारों के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हर शब्द आपको शाश्वत बनाता है, उनका सम्मान कीजिए। और अगर आपको परमपिता परमात्मा ने चुना है लेखक बनने के लिए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं। इतने करोड़ों लोगों में से आप पर ही कृपा क्यों हुई, उस कृपा को समझिए, उसका सम्मान करेंगे। जरूरी, ये बात आपने बिल्कुल सही की थी कि इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, समय खुद आपको रास्ता दिखाता है, बस नहीं, समय को पहचानिए। दो चीजें हैं यहाँ समझिए। इतना लिखना या कितना लिखना एक विषय नहीं, हमें तो ये कहना है कि गतिशीलता बनी रहनी चाहिए और आपको लिखते रहना गतिशीलता, चाहिए। जैसे कम लिखें या ज्यादा लिखें उससे कोई मतलब नहीं, हाँ। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग अपने लिए लिखते हैं कि मेरी छवि ऊंची हो जाए, लेखन चाहे नीचे जाए। तो ये हो रहा है, मैंने कहा तो ना, जब हम नहीं, भागेंगे ना तो वही होगा ही सर। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए हाँ। कि आप अंधी दौड़ में अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए बांस के पांव बना लो, ऐसा नहीं होना हाँ। चाहिए। चलिए, तो मैं क्या दो छोटी क्या सी कहेंगे? चीजें बताना चाहूंगी। हाँ जरूर जरूर। आप में से ही, आपकी इजाजत है? हाँ हाँ जरूर, आप फ्री हैं यहाँ पर, हम सिर्फ आपको एक शब्द दे देते हैं, बाकी सब आपको बोलना है। हारने वालों से पूछो जीत का असली मतलब, गिरती बूंदें ही बता पाती हैं कि आसमान कैसा था। तो सब्र बहुत सुंदर। रखिए, बहुत बहुत सब्र रखिए। कोई जरूरत नहीं है कि क्या ढूंढे। मैं कौन हूं नहीं तलाशना चाहती इस आसमान में कभी, क्योंकि हर पंख उड़ने के लिए होते नहीं। पंखों की मदद लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं कि उड़ान ही भरनी है। उससे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को छाया भी दे सकते हैं। जिंदगी की चादर पर यादों की सिलवटें हैं, सजाने लगी उसे तो आवाज की खनक ने कहा, यही तो जिंदगी है जिसमें मैं और तुम हो। और फिर कब मुस्कुराहटों के तकिए पर खुली आंखों ने नींद ओढ़ ली, कुछ पता ही नहीं चला। अपना महत्व पहचानिए, हर शब्द में, हर एहसास में। करेक्ट, बिल्कुल सत्य वचन। स्वयं को सम्मान दीजिए और अपने शब्दों को सम्मान दीजिए। समाज आपको अपने आप सम्मान देगा। बिल्कुल। और मैं अनुस्वार पत्रिका के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस अवसर दिया कि एक नवीन रचनाकार होने के नाते भी मैं आपके सामने अपने देखिए, थोड़ा सा बातें रख पाऊं। देखिए ऐसा है अदिति जी, मेरे विचार से बातें तो नवोदित और उदीयमान साहित्यकारों से ही करनी चाहिए कि उनमें आग कितनी है, कितनी दूर तक जाएंगे। और हो सकता है कोई आपका एक बताया हुआ तरीका सचमुच में आवा बना करके किसी तरीके से सिखा दे लेखक को। इससे हम ज्यादातर ऐसे रचनाकारों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनका एक या दो किताबें ही आई हों, जो सोच के दायरे में हों, अपनी डायनेमिक्स सेटल कर रहे हों। तो इस तरीके से होता है। खैर, आज का ये छोटा सा कार्यक्रम बहुत लर्निंग रहा। हमारे दोस्त लोग सीखेंगे, कई अच्छी अच्छी बातें अदिति ने बताई। और इसी के मेरे लिए भी साथ लर्निंग रहा सर, मैंने भी सीखा, आपके प्रश्नों से सीखा। और क्या पता कि इन प्रश्नों के माध्यम से एक नई कहानी बन जाए कहानी संग्रह के लिए। वाह क्या बात है, धन्यवाद। तो अनुसार मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। और हम लोग ये कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में जब कभी भी कोई विशेष कार्यक्रम होगा तो अदिति जी जरूर मौका देंगे।
थैंक यू, मेरा सम्मान होगा अगर मैं अनुस्वार से फिर कभी भी जुड़ पाऊं, ये मेरे लिए सम्मान होगा सर। थैंक यू,